पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल के बारे में बता दिया था। सेल जो होता है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई होती है, अंग नहीं। इकाई से तात्पर्य है कि उसमें जीवन की लगभग सभी घटनाएं होती हैं। जैसे उसमें श्वसन होता है, उसमें पाचन भी होता है और सेल डिवीजन भी होता है, जिससे नए सेल बनते हैं। इसलिए सेल को यानी कोशिका को शरीर की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। अब सेल के आगे हमें टिश्यू के बारे में जानना है। टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं। देखिए, जैसे कोई घर होता है, कोई मकान या घर या हाउस जो भी कह लें उसको, होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ईंट होती है। अब ईंट में सीमेंट, बालू, मोरंग ये सब मिला करके फिर उससे घर बनाया जाता है। तो ईंट को जोड़ करके, सीमेंट बालू की सहायता से जोड़ करके पहले दीवार बनाई जाती है, फिर बहुत से दीवार, मतलब कम से कम 4 दीवार मिलकर के एक कमरा बनाते हैं और कई कमरे मिलकर के एक घर बनाते हैं। कई कमरे से यहाँ पे सेंस देखिए, कमरे भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे ड्राइंग रूम हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, उनकी भी सबका अपना अलग अलग यूज होता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। कोशिका, इसको सेल बोला जाता है। कोशिका या सेल बोला जाता है। और ये सेल मिल करके बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू को ऊतक बोलते हैं, ऊतक। और टिश्यू से बनता है ऑर्गेन। ऑर्गेन अर्थात हिंदी में इसको अंग बोलते हैं। और ऑर्गेन से बनेगा ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम इसे कहते हैं अंग तंत्र। और ऑर्गेन सिस्टम से हमारी बॉडी बन जाती है। अभी यहां पर हम सिर्फ जंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जंतुओं में भी, जीव जंतुओं में भी मनुष्य के शरीर का हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। यहां पे सेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल के अंगों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इनसे मिलकर के बनेगा टिश्यू। टिश्यू का भी हम यहाँ पे एक बस इंट्रोडक्शन देखेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन इनका देखेंगे। उसके बाद हम ऑर्गेन सिस्टम में पढ़ने की तैयारी करेंगे। ऑर्गेन सिस्टम से क्या होगा, सबसे पहले तो समझते हैं कि ऑर्गेन सिस्टम होता क्या है। देखिए, यहां पे ऑर्गेन है, यहां पे ऑर्गेन सिस्टम है, इसको समझना जरूरी है। जैसे ये सिस्टम से क्या तात्पर्य है, इसमें कई ऑर्गेन मिल करके किसी एक खास कार्य को करते हैं, एक विशेष कार्य को करते हैं, उसे हम उन सभी अंगों को कहते हैं ऑर्गेन सिस्टम। जैसे आप देखे होंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक स्क्रीन होती है और एक सीपीयू होता है, एक बॉक्स होता है, उसे सीपीयू बोला जाता है। और एक ये स्क्रीन हो गया और इससे कीबोर्ड जुड़ा रहता है। और इससे माउस जुड़ा रहता है। माउस ऐसे, ये इसको हम मान लेते हैं कि ये माउस है। ये सब इससे जुड़े रहते हैं। अब देखिए, इन सब को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो इसे बोला जाता है कंप्यूटर सिस्टम। अकेले भी इनका महत्व होता है, ऐसा नहीं कि महत्व नहीं होता है, लेकिन अकेले अकेले ये काम नहीं कर सकते हैं। इन सब को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो ये एक सिस्टम की तरफ काम करने लगते हैं, तो इन्हें हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं।
इसी प्रकार से हमारे ऑर्गेन में भी कई ऑर्गेन मिल करके एक ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं जो किसी एक विशेष काम को करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पाचन के लिए हमारे शरीर में पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र, इसको बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये पाचन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये अकेला अंग नहीं होता है, इसमें बहुत सारे अंग मिलकर के अपना अलग अलग काम करते हैं। तो पाचन सिस्टम जो है, आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो उसमें मुंह से ही शुरुआत हो जाती है। मुख गुहा, फिर ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिल करके तब भोजन का पाचन करते हैं। इसलिए इन सारे अंगों को मिला करके एक ऑर्गेन सिस्टम कहा जाता है। तो आज ये टिश्यू को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम डायरेक्ट ऑर्गेन सिस्टम पढ़ने लगेंगे। ऑर्गेन सिस्टम में पढ़ेंगे तो उससे बहुत सारे ऑर्गेन के बारे में भी जानकारी मिलेगी, और जब सारे ऑर्गेन सिस्टम हम पढ़ लेंगे तो फिर हम बॉडी के बारे में स्वतः ही जान जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू, टिश्यू को हिंदी में ऊतक बोलते हैं। ऊतक बोलते हैं। एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। कोशिकाएं जब समूह में काम करती हैं और एक समान होनी चाहिए, उनका जब समूह बनेगा तो उसे हम ऊतक कहेंगे। सबसे पहले होता है सेल, और इस सेल से बनता है टिश्यू। ये ऊतक भी मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कई जगह पे 5 प्रकार का भी यहाँ पे दिखाता है, एक जनन ऊतक भी यहाँ पे ऐड कर देता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू। इसे हम हिंदी में उपकला ऊतक, उपकला ऊतक बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, इसको हिंदी में उपकला बोलते हैं। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसे हम कनेक्टिव, कनेक्शन से बना हुआ है, इसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। और तीसरा होता है मस्कुलर, इसको हम पेशी ऊतक कहते हैं, हिंदी में पेशी ऊतक कहते हैं। और ये नर्वस टिश्यू, यानी कि इसको हम कहेंगे तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियल ऊतक से हमारी त्वचा का निर्माण होता है। शरीर का जो बाहरी जो स्किन दिखाई देता है, ये एपिथेलियल टिश्यू से, यानी कि उपकला ऊतक से बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू, ये नाम से ही क्लियर है कि ये शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करता है। इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एरियोलर, बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज मतलब अस्थि और उपास्थि। और ब्लड, ब्लड हमारे पूरे शरीर में, ये तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन हमारे शरीर के लगभग सभी अंगों को जोड़ता है, लगभग नहीं सभी अंगों को वो जोड़ता है। अब बोन्स तो शरीर में होता ही है, पूरे शरीर में होता ही है। तो ये इस तरीके से ये पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू, ये इनसे मसल्स का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जो मांस बनता है उनसे, वो जो है मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं। और नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। इसका मुख्य काम होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, संग्रह भी करके रखता है। बहुत सारी चीजें हम लोग याद भी रखते हैं और एनालिसिस भी करते हैं। तो ये टिश्यू, उसे हम कहते हैं तंत्रिका ऊतक। अब हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं, मुख्य टॉपिक पर।
शुरुआत यहां से करेंगे। सबसे पहले हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई सेल होती है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बन जाएगी बॉडी। अब हम लोग ऑर्गन सिस्टम के बारे में चर्चा करते चलेंगे। सबसे पहला जो एक सिस्टम होता है हमारे शरीर में, ऑर्गन सिस्टम होता है, वो होता है स्केलेटन सिस्टम। यानी कि हम सबसे पहले अपने शरीर में हड्डियों के बारे में पढ़ लेते हैं। हड्डियों में अस्थि और उपास्थि आते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनमें जो स्केलेटन होता है, यानी कि स्केलेटन को तो हिंदी में कहते हैं कंकाल। जो स्केलेटन होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन और एक होता है एंडोस्केलेटन। एक्सो का मतलब इसको हिंदी में कहेंगे बाह्य कंकाल, और एंडो इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक कंकाल। जीवों में दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। इसके आधार पे जीवों को अलग अलग बांट लिया जाता है, पढ़ने के लिए भी और जीवों को समझने के लिए भी। तो स्केलेटन, सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन को हिंदी में कंकाल कहते हैं। ये दो तरीके का, एक होता है एक्सोस्केलेटन, दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। अब ये एक्सोस्केलेटन क्या होता है? आप कुछ जीव जंतुओं को देखते होंगे, उनके बाहर, शरीर के बाहर जो होता है वो कठोर होता है। जब छुएंगे उनको तो वो टाइट रहता है, कठोर रहता है। उन जीवों में एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि उनका जो कंकाल होता है वो उनके शरीर के बाहर रहता है, उनकी सुरक्षा के लिए होता है। छोटे जीव होते हैं तो उनके शरीर की सुरक्षा के लिए उनमें स्केलेटन जो होता है उनका बाहर होता है, यानी कि उनकी हड्डियां जो होती हैं बाहर होती हैं, उसके अंदर मांस पाया जाता है, इसलिए उन्हें हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जैसे ये देखिए, एक स्नेल है, स्नेल को हिंदी में घोंघा कहते हैं, और ये सीप है। इन सब के ऊपर देखेंगे तो बाहर एक कवच पाया जाता है। सीप को देखिए, सीप ऐसा होता है, उसके बाहर एक कवच, कठोर कवच पाया जाता है। तो जो उसका जो कठोर वाला हिस्सा होता है वो होता है उसकी हड्डी, उसका स्केलेटन। घोंघे में होता है। आप इसके अलावा जो छोटे कीड़े और भी देखेंगे, मकड़ी में भी होता है, मच्छर में भी होता है स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन होता है, बिच्छू में भी एक्सोस्केलेटन होता है। इन्हें जब आप छुएंगे तो ये कड़ा लगेगा। इनकी पहचान का यही तरीका है, जब आप इन्हें छू कर देखेंगे तो वो कड़ा रहता है। तो इन्हें हम, इन जीवों में एक्सोस्केलेटन होता है। अब एंडोस्केलेटन क्या होता है? ओके, सभी बड़े जीव, जैसे गाय हो गई, कुत्ता हो गया, या मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, या बड़े ये पक्षी हो गए, इनमें एंडोस्केलेटन होता है, यानी कि इनकी जो हड्डियां होती हैं वो इनके अंदर रहती हैं और उसके ऊपर मांस होता है। तो स्केलेटन समझ गए। स्केलेटन दो तरीके का, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कुछ छोटे जीव जंतु में पाया जाता है, जैसे कॉकरोच हो गया, और मच्छर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, या स्नेल हो गया, सीप हो गया। इन सब में बाहर कवच पाया जाता है, और बड़े जीवों में एंडोस्केलेटन पाया जाता है, इनके अंदर हड्डी होती है। बड़े जीव ऐसे छूने पर, देखने पर भी ये गुदगुद लगते हैं, ये कड़े नहीं लगते हैं, तो इनकी हड्डियां अंदर रहती हैं। स्केलेटन दो तरीके का, एंडो और एक्सो। एंडो क्लियर है और एक्सो भी अब क्लियर है। अब
जो हमारे में जो स्केलेटन पाया जाता है, जो हम मनुष्यों में जो स्केलेटन पाया जाता है, वो दो प्रकार की अस्थियों से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं कार्टिलेज, दूसरे को कहते हैं बोन। यानी कि हमारे शरीर में पूरी जो हड्डियां पाई जाती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक को कार्टिलेज कहा जाता है, एक को बोन कहा जाता है। कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहते हैं और बोन को हिंदी में अस्थि कहते हैं, या इसी को हड्डी भी बोला जाता है। दोनों में अंतर क्या होता है? ये वाला कुछ मुलायम होता है और ये कठोर होता है। जैसे आपकी ये नाक और कान, ये जो बने हैं ये कार्टिलेज से बने हैं। ये छूकर देखिए, ये कठोर होते हैं, कुछ कठोर होते हैं, मांस जैसे नहीं होते हैं, मांस से कुछ कठोर होते हैं, लेकिन अस्थियों की तरह उतना कठोर नहीं होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज। और उसके बाद हमारे शरीर के स्केलेटन में जो सभी हड्डियां पाई जाती हैं, ये मांस के अंदर जो हड्डी पाई जाती है वो सभी हड्डियां पाई जाती हैं, वो होती हैं बोन होती हैं। अंतर क्या होता है दोनों में केमिकली? इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो बोन में भी कैल्शियम फॉस्फेट होता है। यानी कि कैल्शियम, अगर पूछे कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाएगा। इसमें भी कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाएगा और इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा और इसमें भी कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा। तो अंतर क्या होता है? इसमें एक एक्स्ट्रा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही ये कठोर हो जाता है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 नहीं पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट है। जो स्केलेटन होता है वो दो प्रकार के अस्थियों से बना होगा। एक को कहेंगे उपास्थि, दूसरे को कहेंगे अस्थि। उपास्थि मुलायम होती है, जैसे नाक की ये उपास्थि से बना है, कान ये उपास्थि से बना है, और शरीर के अंदर भी जो श्वसन नली होती है वो बाहर उसमें उपास्थि होता है। वो अब जब आगे बताएंगे तो और उसमें बताएंगे। यहाँ पे इतना जानिए कि नाक कान जान लीजिए कि ये बना होता है उपास्थि से और ये बना होता है, बाकी और जो हड्डियां होती हैं अस्थि से बनी होती हैं। ये मुलायम क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसमें कठोरता है। प्रश्न भी बार बार पूछता है कि अस्थियों में कठोरता किस कारण होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है। कॉमन दोनों में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों में कॉमन होता है। कैल्शियम जहां कठोरता देता है, वहीं फॉस्फेट जो होता है, फास्फोरस जो होता है, ये जलने में सहायक होता है। जलता बहुत तेज है, फास्फोरस बहुत तेज जलता है। इसलिए जब आदमी को जब जलाया जाता है, तो जब ये फास्फोरस जो होता है, जिसके में फास्फोरस बढ़िया होगा, ज्यादा होगा, वो जल्दी जल जाता है, और जिसके में फास्फोरस नहीं होता है उसको जलने में थोड़ी कठिनाई होती है। क्लियर है? स्केलेटन दो प्रकार की अस्थियों से मिलकर बना होगा। एक को कहेंगे उपास्थि, दूसरे को कहेंगे अस्थि। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कार्टिलेज, इसको बोलेंगे बोन। अंतर स्पष्ट है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा, इसमें भी कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा, लेकिन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाएगा। इसीलिए ये मुलायम होते हैं और ये कठोर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां पाई जाती हैं, बच्चों में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय 270 से लेकर 300 तक अस्थियां पाई जाती हैं। तो जनरली हम औसत में कह देते हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसमें लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। फिर धीरे धीरे वो फ्यूज होने लगती हैं और बाल्यावस्था तक बच्चों में 208 हड्डियां पाई जाती हैं, और जब मनुष्य वयस्क हो जाता है तो उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है?
अगर पूछ रहा है कि वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो वहां पे आंसर 206 होगा। अगर कहेगा शिशुओं में, यानी नवजात बच्चों में, छोटे बच्चों में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो जब वो जन्म लेते हैं तो लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं। उनको पढ़ने की दृष्टि से उनको जो है, या उनके कार्य करने के अनुसार, कार्य के अनुसार जो हमारे शरीर में आवश्यकता है उनके अनुसार उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है अपेंडिकुलर। अब जो हमारे शरीर में, जो मनुष्य की बात हो रही है, हमारे शरीर में जो अस्थियां, जो कंकाल पाया जाता है, वो 2 भागों में बांटकर हम पढ़ लेते हैं। एक को कहा जाता है अपेंडिकुलर और दूसरे को कहा जाता है एक्सियल। ये अपेंडिकुलर क्या होते हैं? ये चलने फिरने और काम करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे हाथ की हड्डी, हमें पैर की हड्डी, चलना होता है, खेलना होता है, दौड़ना होता है, तो हम, या लिखना होता है, तो हम हाथ की हड्डियों का यूज करते हैं, तो इन्हें कहा जाएगा अपेंडिकुलर। इनकी जो टोटल संख्या होती है वो होती है 126। और एक्सियल, ये हमारे शरीर में जो कोमल अंग होते हैं, जो कुछ बहुत ही जरूरी अंग लेकिन कोमल होते हैं, उनकी रक्षा के लिए होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सियल। एक्सियल को हिंदी में कहेंगे अक्षीय, और इसको हिंदी में कहेंगे उपांगीय। उपांगीय। एक्सियल की संख्या 80 होती है। अब बारी बारी से देख लेते हैं कि ये कहां पाया जाएगा और ये कहां पाया जाएगा। कार्य के अनुसार बांटेंगे तो ये चलने फिरने और काम करने में मदद करते हैं, और ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करते हैं। कोमल अंग जैसे हार्ट हो गया, हार्ट हमारा इस चेस्ट में जो रिब्स होती हैं उसके अंदर छुपा के रखा गया है ताकि नुकसान न पहुंचे उसको। ब्रेन है हमारा, बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए उसको भी जो है हड्डी के अंदर रखा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां होती हैं, तो इनके बारे में सबसे पहले देखते हैं। देखिए, हाथ पैर की हड्डियां, ये अपेंडिकुलर, इन हड्डियों को अपेंडिकुलर कहते हैं। अब इनमें कुछ नाम हम लोग को याद करने हैं, टोटल 306 नाम नहीं, लेकिन जो एग्जाम में पूछ लेता है उन्हें हमें कुछ याद करना पड़ता है। हाथ में ये देखिए, जहां से ये जुड़ा हुआ है, ये वाली हड्डी, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक, और ये अंगूठे की तरफ जो हड्डी पाई जाती है, यानी अंगूठे की तरफ जो, ये अगर ये अंगूठा है, अंगूठे की तरफ जो हड्डी पाई जाती है उसे बोलेंगे रेडियस, और दूसरी हड्डी जो होगी उसे बोलेंगे अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ऐसे ही इस हाथ में भी एक हाथ ही लेकर चलेंगे, अभी बस एग्जांपल के लिए बता दे रहे हैं। इसको बोलेंगे ह्यूमरस, और ये अंगूठे की तरफ जो पाया जाएगा उसे बोलेंगे रेडियस, और इधर वाले को बोलेंगे अल्ना। एक ही हाथ लेकर चलते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद जहां कलाई, क से कलाई होती है, और क से यहां पे हड्डियां पाई जाती है, उन्हें बोला जाता है कार्पल, बोला जाएगा कार्पल। और कार्पल के आगे जो हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें बोला जाता है मेटाकार्पल। और उंगलियों में, फिंगर्स में, एफ से फिंगर्स और एफ से पी से होता है फैलेंजिस, लेकिन हम याद करने के लिए उसको फ से मान लेते हैं, फैलेंजिस। देखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस। बायोलॉजी में मेटा का अर्थ होता है आगे, यानी कि ये कार्पल है, कार्पल के आगे को बोलेंगे मेटाकार्पल, और उसके बाद फिंगर्स की जो है हड्डियां होंगी उन्हें बोलेंगे फैलेंजिस। एक बार इनकी हम संख्या देख लेते हैं। ये यहां से यहां तक 1 होता है, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, ये 3 हो गया। कार्पल होते हैं 8,
कार्पल की संख्या होती है 8। उसके बाद मेटाकार्पल की संख्या होती है 5। 5 उंगलियों से जाके जुड़ना है, तो उनकी संख्या हम याद करने के लिए 5 रखेंगे। 5 होती हैं उंगलियों की संख्या से, वो याद करने में आसानी हो जाती है। उसके बाद फैलेंजीज, फैलेंजीज में जो संख्या होती है वो होती है 14। कैसे? आप देखिए, जो उंगलियां होती हैं वो ये यहां से मुड़ेगी, फिर यहां से मुड़ेगी, यहां से, यानी कि 3 हड्डी इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो ये 3 चौका 12 हो गया। और अंगूठा जो होता है एक जगह से मुड़ेगा, फिर दूसरी जगह से ये जाके उसमें ये मेटाकार्पल में जुड़ गया रहता है। तो इसमें 12 और 2 14। अब इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 14 5 19, 19 8 27, और 27 और 3 जो हो जाएगा 30। यानी कि एक हाथ में जो टोटल हड्डियां पाई जाती हैं वो होती हैं 30। इसी तरीके से दूसरे हाथ में जो टोटल हड्डियां पाई जाएंगी वो होंगी 30। यानी कि 30 और 30 कितनी हड्डियां हो गई? 60। 30 गुणा 2 बराबर 60। नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। इसे बोलेंगे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। 3 के सेट में इसको याद किया जाता है। पहले 3 ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद 3 कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजीज। 3 यानी कि 6 के सेट में हम याद करेंगे। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजीज। याद करने के लिए कार्पल, ये जहां कलाई शुरू होती है, क से कलाई होती है, क से कार्पल। उसके बाद बायोलॉजी में मेटा, मेटा मतलब आगे, यानी कार्पल के आगे क्या होगा? मेटाकार्पल होगा। और उसके बाद फिंगर्स, फ से फिंगर्स और फ से फैलेंजिस। स्पेलिंग का अंतर होता है, लेकिन हम फ से याद रखेंगे, उससे आसानी होगी। फैलेंजिस में होंगी 14। तो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 और फैलेंजिस 14। ये टोटल मिल करके हो जाती हैं 30 हड्डियां। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, तो हो जाएंगे 60। याद करने के लिए 3 के सेट में याद कीजिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना 3 हो गया। उसके बाद कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस। क्लियर है? इस प्रकार दोनों हाथ में मिला करके 60 उंगलियां होती हैं। अब हाथ की होगी, अब पैर की उंगलियां देखते हैं। पैर में देखिए, ये जहां से जुड़ा है इसे हम बोलते हैं फीमर। और ये घुटने में एक गोल, बाहर से वो कटोरी जैसी लगती है, गोल कटोरी जैसी लगती है, उस हड्डी को हम बोलते हैं पटेला। इसे बोलेंगे फीमर, इसे बोलेंगे पटेला। उसके बाद यहां पे 2 हड्डियां हो जाती हैं। जैसे हाथ में यहां पे 2 बढ़ जाती हैं, वैसे यहां पे भी 2 हड्डियां हो जाती हैं। एक को बोला जाता है टिबिया, और जो पीछे वाला इसका जो सपोर्टर जो हड्डी होती है उसको बोला जाता है फिबुला। कितनी हो गई? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, 4 हो गई। देखिए हाथ वाले में क्या था? 3 का सेट था। 3 + 3 का सेट था। पैर वाले में एक यहां पे घुटने के पास एक बढ़ जाता है पटेला। हाथ में ऐसा नहीं होता है, हाथ में डायरेक्ट ये इससे जुड़ जाता है, लेकिन पटेला यहां पे एक हड्डी पटेला बढ़ जाती है। जो पटेला जो पैर को आगे की तरफ नहीं मुड़ने देती है, पैर से पीछे की तरफ ही मुड़ता है। ये सब ज्वाइंट में जब बताएंगे तब और स्पष्ट हो जाएगा। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, यानी कि 4 का हो गया, 4 हड्डियां हो गई। उसके बाद इसको हाथ में होता है क से कलाई, क से कार्पल। पैर में उसको टखना बोला जाता है, टखना बोलते हैं। तो टा से हो जाएगा टार्सल। पैर की में यहाँ पे जो हड्डियां होती हैं उसको बोला जाता है टार्सल। और टार्सल के आगे यानी कि उसमें हम मेटा जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेटाटार्सल, और उसके बाद फैलेंजिस। संख्या कैसे याद रखेंगे? फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, 4 हो गया। अब टार्सल, टार्सल में होती हैं 7 हड्डियां।
यहां पे कार्पल में कितनी होती हैं? 8, लेकिन यहां पे टार्सल में 7। इसको ऐसे याद रखेंगे, इसमें 3 + 3 का सेट था, हाथ में 3 + 3 का सेट था, और यहां पैर में 4। जब 4 पहले आ गया तो यहां पे एक हम घटा देंगे, हो जाएगा 7। टार्सल में 7, मेटाटार्सल में 5, और फिर फैलेंजीज में 14। कैसे? फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1 और फिबुला 1। उसके बाद टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फिर फैलेंजीज 14। 14 × 5 = 19, 7 × 26, 26 और 4 30। यानी कि एक पैर में भी होती हैं 30 हड्डियां। हाथ में, एक हाथ में 30, दो हाथ में हो गया 60। ऐसे पैर में, एक पैर में 30 तो दोनों पैर में हो जाएंगे 60। जैसे इधर 30 हड्डी वैसे इधर 30 हड्डी, तो हो जाएगा 60। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 120। अपेंडिकुलर में टोटल 126 हड्डियां बताया था, जिसमें से 120 हड्डियां होंगी। याद करने के लिए इसमें 4 + 3 का सेट लिया जाता है, 4 + 3। इसे याद करने में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 4 + 3 के सेट में ही याद करें, लेकिन याद करने में आसानी रहती है इसे। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजिस। क्लियर? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला 4 हो गया। उसके बाद 3 टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजिस, और संख्या बता ही दिया कि संख्या किस तरीके से होता है। तो हो गई 120 हड्डियां। अब कितनी बची? 126 में से 120 गया, अब बच गई हैं 6 हड्डियां। 6 हड्डियां देखते हैं। देखिए, ये पैर जहां जाके जुड़ता है, इस हड्डी को बोलते हैं पेल्विक। एक पेल्विक इधर, तो दूसरा पैर जहां जाके जुड़ेगा उधर भी एक होगा पेल्विक, यानी कि पेल्विक हो जाएगा 2। 1 + 1 यानी कि 2। जहां पैर जाके जुड़ेगा जिस हड्डी से, उसको बोलेंगे पेल्विक। 2 पैर है तो 2 पेल्विक, एक पेल्विक इधर और एक पेल्विक इधर। क्लियर है? 2 हड्डियां हो गई। इसी तरीके से ये जहां हाथ जाके जुड़ता है, जहां हाथ जाके जुड़ता है, ये हड्डी यहां पीछे देखिएगा, पीछे, ये पीछे देखिए, ये स्पष्ट पता भी चलता है। आप अपना जो है कंधा जब पीछे छुएंगे तो ये बड़ी सी हड्डी यहाँ पे दिखाई देती है, दोनों तरफ 2 बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला। पैर जहां जाके जुड़ेगा उसको बोलेंगे पेल्विक, और हाथ जहां जाके जुड़ेगा उसे बोलेंगे स्कैपुला। स्कैपुला। अब 2 हाथ है तो संख्या 2 हो जाएगी। 2 पेल्विक, 2 स्कैपुला। अब 2 हड्डियां बची। देखिए, यहां पे कॉलर के पास हमारे 2 हड्डियां होती हैं। यहां कॉलर के पास 2 हड्डियां होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्लैविकल। एक इधर होती है, एक इधर होती है, एक इस साइड में होती है और एक इस साइड में होती है। अब ये हो गई 2 × 2 = 4, 2 × 6। अब हो गई 126। हो गया अपेंडिकुलर खत्म। इसमें 126 हड्डियां होती हैं। एक हाथ में कितनी हड्डियां? 30। दूसरे हाथ में कितनी हड्डियां? 30, 30, 30, 60 हो गया। एक पैर में कितनी हड्डी? 30। दूसरे पैर में भी 30 हो गया। पैर जहां जाके जुड़ेगा उसे हम बोलेंगे पेल्विक, हाथ जहां जाके जुड़ेगा उसे हम बोलेंगे स्कैपुला, और 2 कॉलर बोन होती हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। इसको कॉलर बोन को, कॉलर के पास होती है इसलिए उसको कॉलर बोन बोला जाता है, और इसको हंसली हड्डी भी बोला जाता है, या इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ये बोन, ब्यूटी बोन यानी सुंदरता के लिए ये बोन होता है। तो अपेंडिकुलर में 126। उम्मीद है कि ये स्पष्ट हो गया होगा। देखिए, बोन को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं अपेंडिकुलर 126,
दूसरा होता है एक्सियल, उसमें 80। इस 80 के इस 126 का तो काम हो गया। अब इस 80 को देखना है। 80 कैसे देखते हैं, हमें देखना है अब एक्सियल के बारे में, AXIKL, एक्सियल के बारे में। हिंदी में उसको अक्षीय कहते हैं। इसका काम क्या होता है, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना। तो एक्सियल में सबसे पहले आपका आ जाता है कशेरुक दंड, या उसको बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम या उसको बोलते हैं मेरुदंड, कई नाम है। उसको कशेरुक दंड बोलते हैं, मेरुदंड बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, या रीढ़ की हड्डी भी उसको सामान्य भाषा में बोला जाता है। आप यहां गर्दन से लेकर के यहां तक जो आप देखेंगे तो ये होती हैं रीढ़ की हड्डियां। इसको ध्यान से देखिए, ये सब एक के ऊपर एक रखी रहती हैं। ये किशोरावस्था में 26 होती हैं, पहले ये 33 होती हैं, फिर धीरे धीरे फ्यूज होकर के आपस में वो जुड़ जाती हैं। तो किशोरावस्था में ये इनकी संख्या होती है 26, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम की संख्या होती है 26। इसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो दिमाग से, ब्रेन से जो नसें निकल के आती हैं वो इन्हीं में रहती हैं, और फिर यहां से पूरे शरीर में वो बटा रहता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ब्रेन की नसें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर सही नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए वो जो नसें होती हैं इस वर्टिब्रल कॉलम में होती है। इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। इसमें जो नसें होती हैं उसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये एक अंग की रक्षा ये करेगा, जो मेरु रज्जु की रक्षा करेगा। ये होती है वर्टिब्रल कॉलम, इनकी संख्या होती है 26। अब यहां सामने देखिए, ये चेस्ट का हिस्सा है हमारे। इस चेस्ट में होती हैं रिब्स। 12 रिब्स इधर होती हैं और 12 रिब्स इधर होती हैं। रिब्स मतलब पसलियां। 12 पसलियां इधर होती हैं, 12 पसलियां इधर होती हैं। ये एक केस की तरह बना होता है, एक पिंजरे की तरह बना होता है। ऐसे में एक बहुत जरूरी अंग यहाँ पे हमारा बाईं तरफ हार्ट होता है, जो ब्लड पंप करता है, वो इसी में सुरक्षित रहता है। आप बहुत सारी चीजें तो हैं, किडनी भी इसी में रहता है, आप और भी अंग होते हैं जो जिसकी सुरक्षा ये करता है। तो चेस्ट में रिब्स होती हैं, एक तरफ रिब्स होती हैं 12 और दूसरी तरफ भी होती हैं 12। तो रिब्स जो होती हैं RIBS, रिब्स होती हैं 24 यानी कि 12 गुणा 2, 24 होती हैं। और ये सारी रिब्स आकर के एक हड्डी से जुड़ी रहती हैं। अगर इन रिब्स को नहीं जोड़ा जाता तो दिक्कत होती, चलने फिरने में वो ऊपर नीचे होते रहती। इसलिए वो सारी हड्डियां नेचर ने ऐसा बनाया है, ले आकर के यहां पे उसने जोड़ दिया है। तो ये जो हड्डी होती है इसको बोला जाता है स्टर्नम। स्टर्नम की संख्या होती है 1। देखिए, अगर प्रश्न पूछे कि हमारे चेस्ट में यानी कि हमारे छाती में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आंसर हो जाएगा 25। 24 नहीं, 25 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि हमारी रिब्स कितनी होती हैं, तब वहां पे आंसर हो जाएगा 24। 12 इधर 12 इधर। क्लियर है? इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। रिब्स होती हैं 24 और एक स्टर्नम में आके जुड़ी होती हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि रिब्स कितनी होती हैं, तो रिब्स होती हैं 24, और पूछे कि चेस्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वहां पे आंसर हम देंगे 25। क्लियर है? ये कितनी हो गई? 24 और 26 50, और 50 और 1 51 हो गई है। एक्सियल में कुल कितनी हड्डियां थी? 80। 80 में से 51 जरा घटा लेते हैं, तो ये हो गया 9, और 7 में से 5 में 2, 29 हड्डियां बची। ये हड्डियां जो होती हैं वो
हेड में होती हैं। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि 29 होती हैं कि 22 होती हैं कि 27 होती हैं। सब अलग अलग तरीके से अलग अलग किताबों में आप अलग अलग देखा जाता है, लेकिन लिखी सही रहती है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है, इसलिए वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये हेड आप कहां से मानेंगे? ये हेड यहां गर्दन से ये मान सटा करके अगर इसको उठा लिया जाए तो जो होगा उसे हम बोलेंगे हेड। क्लियर है? इस गर्दन के ऊपर ये हेड रखा हुआ है, इस हेड को किसी तरह हटा के अलग रख लिया जाए तो उसमें जो पाया जाएगा, उसमें पाया जाएगा 29 हड्डियां पाई जाएंगी, 29।